हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वर्ड आपने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा। हेरिडिटरी वर्ड्स भी आपने जो है हेरिडिटरी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड्स है क्या और इनका हमारी लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम इस वर्ड को बार बार सुनते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है ना, हमारी लाइफ पर। तो इसी के बारे में आज जो है वो हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे, इनको हम क्लियर करेंगे कि इवोल्यूशन और हेरिडिटरी एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज़ हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है एस चांद की, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मैं अभी बुक फॉलो कर रही हूँ उसमें चैप्टर नंबर है 4, ठीक है। तो टॉपिक्स भी मे बी थोड़ा उसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो वर्ड आता है हेरिडिटरी, ठीक है। तो हेरिडिटरी एक्चुअल में है क्या। तो आपने कई बार देखा है करैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, करैक्टर किसी का हाइट, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन हो गया, हेयर कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, वो करैक्टर्स हैं। करैक्टर को हम ट्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी बस इसी करैक्टर्स से रिलेटेड है। तो हेरिडिटरी एक्चुअल क्या है कि करैक्टर्स का या ट्रेट्स का, ठीक है ना। ट्रेट्स तो आपने सुना नहीं है, करैक्टर्स जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो करैक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसमिशन मतलब कि पास ऑन होना, किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मीन्स अपने बच्चों में, पेरेंट्स के करैक्टर्स जब अपने बच्चों में पास ऑन होते हैं तो इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटरी बोल देते हैं। तो हेरिडिटरी बस क्या है कि अपने हमारे करैक्टर्स का, हमारे फीचर्स का कंटिन्यूटी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में लेके होकर जाना, ठीक है। तो जैसे अब इन लोगों ने ये बताया है कि मेल है फीमेल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हुई उसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ा था कि गैमीट्स जो हैं, मतलब सेक्स सेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्पर्म मेल सेक्स ऑर्गन है और ओवम या एग जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो सॉरी सेक्स सेल है। तो दोनों जब फ्यूज़ करते हैं स्पर्म और ओवम तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल है एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अब अब ये नया ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप होगा, तो उसमें जो करैक्टर होंगे, फीचर्स होंगे, या तो वो मदर के साथ थोड़े मिलते होंगे या फिर फादर के साथ मिलते होंगे। तो एक्चुअल में यही है कि ये करैक्टर किससे आया, फादर से आया या फिर मदर से आया। तो हेरिडिटरी सिंपल में क्या है कि इन्फॉर्मेशन है वो किस में प्रेजेंट है, सेक्स सेल्स में, मतलब गैमीट्स में, स्पर्म में और ओवम में प्रेजेंट है जो पेरेंट्स के हैं, ठीक है। तो ये गैमीट्स जो है वो एक क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में, और फादर और मदर के करैक्टर्स को जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास आता है वेरिएशंस। तो वेरिएशन से हमें पता चलता है वैरायटी। वैरायटी मतलब कि तरह तरह के, ठीक है। तो अब वेरिएशंस क्या होती है कि हमारे पास जो है वो करैक्टर्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो करैक्टर के डिफरेंसेस को ही जो है वो हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो करैक्टर के डिफरेंसेस हो गए एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम अपने ब्रदर और सिस्टर में देखें, या ब्रदर्स में या सिस्टर्स में देखें, तो देखो कितनी वेरिएशंस है, ठीक है। किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी के हेयर ब्लैक हो सकते हैं, किसी के ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो जस्ट क्या है कि जस्ट करैक्टर्स के 2-4 करैक्टर्स के बारे में मैंने बताया है। तो यही जो डिफरेंसेस हैं वही हमारे पास क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया हुआ है। तो ईयर लोब, ये बहुत कॉमनली हम देखने को मिलता है। कई लोगों के ईयर लोब जो होते हैं, ये वाला कान का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, तो इसको ईयर लोब बोलते हैं। कईयों की ईयर लोब जो है वो हैंगिंग होती है। हैंगिंग मतलब कि ये नीचे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा
इसकी जो चीक की जो स्किन है ना, यहाँ से जो ऐसी जा रही है, इसके साथ अटैच्ड नहीं होता है, इसको हम हैंगिंग बोल देते हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है, ये देखो कि यहाँ पर जो है टोटली ईयर लोब जो है वो अटैच्ड है इस लाइन के, जॉ लाइन के साथ, ठीक है ना। तो ये अटैच्ड ईयर लोब हो गया। तो ये जो है एक तरह की ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। ऐसे ही और भी कई सारे करैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर एक शुगर केन का दिया है कि शुगर केन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वेरिएशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होता है, ठीक है। तो जो सिंगल पेरेंट के करैक्टर्स होंगे वही जो है वो पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स हैं, तो दो पेरेंट्स के करैक्टर्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो वहाँ पर वेरिएशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वेरिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इवोल्यूशन के चांसेस जो हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशन जो है ये इवोल्यूशन का एक नेसेसिटी है, कि एक ज़रूरत है। अब इवोल्यूशन वर्ड जो है वो आगे आएगा तो उसको हम उसमें डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो अकमुलेशन जो है, वेरिएशंस की अकमुलेशन मतलब इकट्ठे होना। तो वेरिएशंस जो है वो जब धीरे 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 करके ऑर्गेनिजम्स में अकमुलेट होती जाती हैं तो उसका भी एक रोल जो है वो हमारी लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और वेरिएशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो शो होती जाती है। मतलब कि एकदम से शो नहीं होती है, वो हल्की 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 उसमें जो है 1% 2% ऐसे चेंजेस जो हैं वो होते जाते हैं। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, कि जब वेरिएशन जो है वो दिखेगी होगी, ठीक है, तो उससे क्या है वो कब होगा, मतलब कि वेरिएशन में जो है वो चेंजेस कब दिखेंगे एक ऑर्गेनिज्म में, एक जनरेशन के बाद नहीं, कई जनरेशन के बाद। एक जनरेशन में हल्का सा 1% हुआ चेंज, ठीक है, दूसरी में 2 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, ऐसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो ऐसी 4 5 7 जनरेशन्स के बाद जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो कंटिन्यूटी चल होती गई उसकी चेंज की। तो वो चेंज जो है वो बड़ा चेंज बनकर हमारे सामने कुछ जनरेशन्स के बाद दिखाई देगा। तो जैसे एक एग्जांपल इन्होंने बैक्टीरिया की दी है। बैक्टीरिया जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो उसने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या किया, 2 बैक्टीरिया बन गए, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग है बैक्टीरिया का, ठीक है, वो उसमें जो है वेरिएशन है कि वो जो है हल्की सी हीट को जो है, मतलब बैक्टीरिया हीट में नहीं मिल पाते हैं, उस पर हीट का इफेक्ट बड़ी जल्दी होता है। लेकिन ये 2 बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हुए, इसमें क्या हुआ, एक बैक्टीरिया में हल्का सा टॉलरेशन पावर ज़्यादा था कि वो हल्के से हाई टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर सकता था दूसरे की बजाय, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो है वो कुछ ज़्यादा हुई, मतलब हीट रेजिस्टेंस अगली जनरेशन में ज़्यादा होने लगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होने लगी। तो धीरे धीरे ये करैक्टर जो है वो अपने आप को डोमिनेट करता गया और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कुछ जनरेशन्स के बाद एक ऐसा बैक्टीरिया हमारे सामने आ गया जो कि हीट को रेजिस्ट कर सकता था, कि मतलब कि हीट में अपने आप को हाईली एडजस्ट कर सकता था, ठीक है। तो अब वहाँ पर एक नया जो है सामने हमारे पास करैक्टर आ गया कि ये वाला बैक्टीरिया जो है वो हीट रेजिस्टेंस है। तो एडवांटेज क्या हुआ वेरिएशंस का स्पीशीज़ के अंदर, कि इससे क्या होता है, सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कि जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल जो है, अगर हीट में अगर अपने आप को ये बैक्टीरिया हीट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाता एडजस्ट, तो क्या होता कि वो सारे बैक्टीरिया मर जाते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे 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 अपने आप को ये एडजस्ट करता गया और एक ऐसी जनरेशन आ गई कि यहाँ पर वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मतलब कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ा तो वो बैक्टीरिया भी अपने आप को एडजस्ट कर दिया उन्होंने उस हाई टेम्परेचर में। तो इस तरह से सर्वाइवल जो है एक स्पीशी का वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कुछ
टर्म्स आ रही हैं, जब जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में, तो उन टर्म्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो हमारे पास आता है क्रोमोज़ोम। तो क्रोमोज़ोम क्या है? इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रोमोज़ोम जो है वो धागे की तरह स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस पड़ा है ना, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमोज़ोम। ठीक है, और किससे बना हुआ है ये? डीएनए से। मतलब ये थ्रेड जो है वो किससे बना हुआ है? डीएनए से। और डीएनए में क्या है? जीन्स हैं। क्रोमोज़ोम न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोज़ोम है वो किससे बना है? डीएनए से। और डीएनए क्या लेके जा रहा है? जीन्स लेके जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रोमोज़ोम का नंबर जो है वो अलग अलग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर एक क्रोमोज़ोम तो क्लियर हो गया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एक नया वर्ड आया हमारे सामने, जीन्स। तो ये एक्चुअल में जीन्स है क्या? वो पहनने वाली कपड़े जो जीन्स हम डालते हैं वो नहीं है, ये जीन है। तो जीन एक्चुअल में है क्या? तो ये क्या है? डीएनए का ही एक यूनिट है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का एक यूनिट है जो क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है, यानी कि एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और वो प्रोटीन क्या करता है? एक स्पेशल करैक्टर को, एक पर्टिकुलर करैक्टर को बनाता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि क्या करता है? क्रोमोसोम के डीएनए जो है, सॉरी जीन जो है वो डीएनए का ही एक पार्ट है, जो कि क्या करता है? एक प्रोटीन को गवर्न करता है, जो कि एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर करैक्टर को देखता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो है, हमारे सेल में कई सारे क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे जीन्स हैं। ठीक है, और ये जीन्स जो हैं वो अलग अलग करैक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल करते हैं। तो जीन्स एक्चुअल में क्या है? यही जो है हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हमारे करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करता है रिप्रोडक्शन के बीच में। जीन्स जो है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये याद रखना है। अकेला जीन नहीं होगा, दो जीन्स होंगे, मतलब दो, एक पेयर होगा पूरा। ठीक है, तो ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है, तो ये एक जीन बना, ये दूसरा बना, तो ये तीसरा। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी सेल की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेल में टोटल जो है वो 23, ये 22 आ गए ना, और ये एक पेयर हो गया 23। तो 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम जो हैं, या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है एक हमारे सेल में जो है वो न्यूक्लियस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जीन्स जो हैं ये क्या करते हैं? से एक उनकी, अगर ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है ना, तो ये भी हाइट को कंट्रोल करेगा। मतलब कि एक पेयर में जो दोनों जीन्स हैं वो सेम ही करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लेटर्स से जो है वो शो करते हैं थ्योरी में। ठीक है, मान लो कि अगर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर लेंथ अगर कैपिटल है, सॉरी मतलब कि अगर वो लंबा है तो टी कैपिटल आ जाएगा, अगर वो शॉर्ट है, ठीक है, हाइट में, तो टी स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ये लेटर्स जो है वो हमारे करैक्टर्स को शो कर रहा है। करैक्टर मतलब ट्रेट को शो कर रहा है। तो ये बात जीन्स जो है वो अभी तक, जब इनकी फादर ऑफ, अभी हम पढ़ेंगे ना जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मेंडल ने ये सारी बातें हमें बताई थी। लेकिन जब मेंडल ने ये जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करी थी, तो उस टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने डेवलप नहीं थे कि जीन्स को वो देख सकते थे। तो जस्ट मेंडल ने जो है, जितना उसको पता चला उसके अकॉर्डिंग ही मेंडल ने जो है वो अपनी डिस्कवरीज में जो है वो सब कुछ बताया। तो यहाँ पर एक टर्म आती है फैक्टर। फैक्टर को किसने यूज़ किया था? मेंडल ने यूज़ किया था। हम जीन्स बोलते हैं ना, तो मेंडल ने जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है जीन्स। जो है वो हमने भी पढ़ा है कि कंट्रोल करता है हमारे करैक्टर्स को। ठीक है, तो एक होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन मतलब कि ऐसा जीन जो कि डिसाइड करता है कि ये कि इसका करैक्टर
कैसा होगा, इस पर्टिकुलर करैक्टर जो है वो कैसा दिखने में होगा। मतलब कि अगर हम उसको बात करें कि ईयर लोब की ही बात करें, ठीक है ना, तो अगर ईयर लोब जो है इनकी जैसे हैंगिंग है, मैक्सिमम हैंगिंग ही हमें दिखाई देती हैं। जो जॉइंट वाली ईयर लोब है, ये पढ़ा था ना हमने कि यहाँ पर अटैच्ड ईयर लोब जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे अब लाइन हाइट की ही बात हमने ऊपर करी थी कि हाइट जो है अगर वो लंबा है तो वो डोमिनेट करैक्टर हो गया। ठीक है, अगर वो शॉर्ट है तो वो क्या हो गया, उसकी रिसेसिव करैक्टर हो गया। तो डोमिनेट करैक्ट जीन वही है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को डिसाइड करता है। तो डोमिनेट करैक्टर जो है वो रिसेसिव जीन को हमेशा क्या करेगा, ढक लेगा। अगर मान लो कि एक जीन जो है, जीन के एक पेयर में स्मॉल टी है, एक में कैपिटल टी है, और अगर मतलब कि कैपिटल टी हम स्मॉल के लेंथी के लिए, लंबे के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ड्वार्फ के लिए, छोटे के लिए हम स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये दोनों आते हैं इकट्ठे एक ही क्रोमोसोम के पेयर पर, मतलब जीन का एक पेयर जो है ये दोनों को शो करे, और यहाँ पर हमें वो लेंथ जो है, उसकी हाइट जो है वो लंबी दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेट है। लंबा होना यहाँ पर जो है वो डोमिनेट है। तो ये डोमिनेट करैक्टर कौन सा हो गया, यहाँ पर लेंथ हो गई, इनकी हाइट हो गई उसकी, कि वो जो है डोमिनेट करैक्टर हमारे पास हाइट यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब रिसेसिव क्या है, रिसेसिव करैक्टर वो हमारे पास आ जाता है जो कि अपनी अपीयरेंस को नहीं शो कर पाता है डोमिनेट के सामने। ठीक है, जैसे अभी ये था, ड्वार्फ था, ये अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो ये हमारे पास रिसेसिव करैक्टर आ गया। तो एक सिंगल रिसेसिव जीन जो है वो कभी भी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जब उसको पेयर में ऐसे ही शो होना पड़ेगा। ठीक है, वो कभी भी इसमें अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, अपने करैक्टर को। तो डोमिनेट करैक्टर हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शो होते हैं, और रिसेसिव करैक्टर हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ शो होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये टी और ये कैपिटल टी। अब हमारे पास आता है जीनोटाइप। ठीक है, वर्ड आता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है जीन्स की, कि हमारे जीन्स यहाँ पर कैसे हैं। अब देखो, स्मॉल कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये जीनोटाइप हो गया इसका। ठीक है, कि जीन्स किस उसमें है, कि एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं। तो जीनोटाइप हमेशा पेयर्स में होंगे, जैसे ये टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाहे ड्वार्फ हो, चाहे ये लंबा हो, ठीक है, इससे इस पर कोई वो फ़र्क नहीं है, बस इसमें जीन्स देखने हैं कि कैसे हैं इसमें, तो वो हमारे पास आ जाता है जीनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, वो कैसा विजिबल हो रहा है, मतलब कि वो देखने में कैसा है, टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है ना, प्लांट छोटा है, बड़ा है, वो पर्सन लंबा है या छोटा है, तो वो कैसा दिखने में है, उसके जीन्स नहीं हम उस टाइम देखेंगे, जस्ट वो बाहर से देखने में कैसा है, वो हमारे पास आ जाता है फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन। ठीक है, तो जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन। ये जस्ट आपके पास थ्योरी है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट्स जब प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, इनकी नई जनरेशन, तो वो F1 जनरेशन आ जाता है। ठीक है, तो F1 जनरेशन के जो इनकी ऑफस्प्रिंग होंगे, जब वो आपस में क्रॉस ब्रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम सेकेंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको अच्छे से आपने कर लेना है। तो जब ये टर्म्स आपको समझ में आएंगी ना, तो इजीली आपको जेनेटिक्स जो है वो समझने में इजी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे जो है वो मेंडल और उसके लॉज जो उसने दिए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।